Welcome back, friends. We are discussing the justice, the concept of the justice. हिंदी मीडियम में हम लोग न्याय के अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी चिंतन में हमने जो है बहुत सारे इसके आयाम देखे। यह एक ऐसा जो है चैप्टर है न्याय, जिससे कि रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं। 2020 तक इससे सवाल पूछा गया है। 2020 में जो सवाल पूछा गया था वो इसके परंपरागत दृष्टिकोण को लेकर के पूछा गया था कि आप ग्रीक जो अवधारणा है न्याय की और रॉल्स की जो अवधारणा है, दोनों के बीच का अंतर खोजिए। यह अंतर वही अंतर होगा जो शुरुआती दौर में हम लोगों ने ढूंढा था। इसके अलावा 2018 में इससे प्रश्न आया था कि प्रक्रियात्मक सिद्धांत और तथ्यात्मक सिद्धांत जो न्याय के हैं उनके बीच का जो है अंतर करिए। इसको जो है 20 नंबर का सवाल था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि वितरणात्मक न्याय की चर्चा जो है वह 10 नंबर के सवाल के रूप में किया गया था 2018 में। इसके अलावा एक सवाल जो है इससे जो है कि न्याय की आवश्यकता जो है वह किस तरह से जो है बनती है, भाग्य और आवश्यकता आदि को लेकर के, इस पर भी एक सवाल पूछा जा चुका है। एक जो है इसके में बहुत सारे इसके जो है आयाम पॉसिबल हैं, तो अगर लगातार देखें तो कोई न कोई सवाल पूछा गया है। 2013 में ओरिजिनल पोजीशन या मूल स्थिति पर सवाल पूछा गया था। 2015 पर रॉल्स के भेद सिद्धांत पर जो है सवाल पूछा गया था। इसके अलावा 2016 में लोकतांत्रिक समानता पर जो रॉल्स के सिद्धांत हैं, जो रॉल्स के विचार हैं, उस पर सवाल पूछा गया था। इसके अलावा जॉन रॉल्स का जो है वो लक्ष्य के सिद्धांतों को लेकर के जो भेदपरक उन्होंने जो है बातें कही थी कि जो सबसे कम बुरी स्थिति में उसको सबसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए, तो वो भी जो है आपका 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इससे सवाल आते रहे हैं। इसके अलावा जो है हम बात करें तो 2014 में, 2019 में, 1993 में ओवरलैप स्पिंग पर जो है सिद्धांत पूछा गया है। इसके अलावा जो है आपका 2017 में सवाल पूछा गया है। तो करीबन 15 से 20 सवाल बनते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जब हम एक टीचर के तौर पर पढ़ा रहे होते हैं तो उतने ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव पर हम बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक जैसा लगने लगेगा। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको जो है केस स्टडी के रूप में जो है स्टडी करते चले जाएं और ये देखने की कोशिश करें कि कैसे ये जो है और बेहतर बनाया जा सकता है। तो जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर पर 15-15, 20-20 सवालों का जो है हम पूरा सेट तैयार करेंगे और उसको जो है हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो नारीवादी विवरण है ये भी पीछे पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अच्छा, अपर्णा ने रिस्पांस किया है लेकिन वो रिस्पांस मुझको दिख नहीं रहा था। ओके अपर्णा, तो अगर आप समझने की कोशिश करिए, मैं अब इसको शेयर भी कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ें पता चलती रहें। तो अगर हम जो है बहुत सजग होकर के समझने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर समझ में आएगा कि हम कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। दो चीज़ें जरूर कहूँगा कि बहुत लंबे समय से इस बार का जब यूपीएससी का पेपर आया हुआ है, तो यूपीएससी के पेपर में अगर आप उठा करके देखिए तो खास तौर से पॉलिटी गवर्नेंस आईआर यानी कि जीएस पेपर 2 जो रहा है, जीएस पेपर 2 का जो है नेचर इस प्रकार का रहा है कि शायद पिछली क्लास में भी मैंने ये चर्चा की थी और बहुत सारे बच्चों के मुझे तब से मैसेज मिल चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा कि सर जब पेपर देखा, जिन लोगों ने मेन से अपीयर हुए, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा पेपर अच्छा गया, क्योंकि पेपर देखते ही सबसे पहले दिमाग में अगर कुछ क्लिक हुआ तो वो आप क्लिक हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि हम लोग जो है सही रास्ते पर चल दिए हैं। तो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड आई होप दैट दिस ईयर अगेन आई विल प्रूव
कि जो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत कम टाइम देते हैं और उतने कम टाइम में जो है कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो मेरी कोशिश ये है कि आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर हम लोग पूरी तरह से जो है सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के आए। तो अभी हम लोगों ने 2 ऑप्शनल पेपर शुरू किया है और कल जो है मैं भारत और ब्रिटेन के संविधान की तुलना करने वाला हूं। तो कल मैं कोशिश हमारी यही रहेगी। एक मिनट मैं पेन ले लूं, पेन भूल गया कि आज। तो कल हमारी कोशिश ये रहेगी, मैं आप लोगों को अभी से जानकारी दे देता हूं कि कल 12 बजे मैं गूगल मीट के जरिए ही चलूंगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो कल 12 बजे जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत का संविधान। वी विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये किस परपेक्ट में करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करने वाले हैं इसका। पहले भी जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी तो ये हिस्सा मैंने छोड़ रखा था, मैंने कराया नहीं था, तो मैं अब इसको भी कंप्लीट करना चाहता हूं। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कल हम लोग ब्रिटिश संविधान के साथ। तो कल डिटेल में ये क्लास होगी। कितने बजे होगी? कल दोपहर में 12 बजे होगी। कल दोपहर का मतलब है कि 11 जनवरी 2022 को 12 बजे ये क्लास होगी। ये क्लास सबके लिए फ्री होगी, ये सबके लिए फ्री होगी। तो आप जितने लोग भी इसको देख रहे हैं वो कल जो है अपना टाइम जो है उस हिसाब से निकाल करके रखेंगे। वुड लव टू कनेक्ट टुमारो एट 12। या दैट्स ओके। अब आइए जरा नारीवादी सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। न्याय के नारीवादी विवरण पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, नारी जब भी प्रश्न करेगी तो कैसे करेगी? नारी की दिक्कत यह है कि अपने आसपास के समाज में अगर आप उठा करके देखिएगा तो नारी को चंद कामों तक समेट देने की कोशिश की गई है। उसको कहा जाता है कि तुम जो है घर गृहस्थी संभालो, और बाहर निकलने को मना कर दिया जाता है। फिर बाद में हमारे देश में पर्दा प्रथा भी आ जाती है। और ये पर्दा प्रथा सिर्फ भारत में ही नहीं रही है, ये पर्दा प्रथा जो है यूरोप में भी कुछ हद तक रही है। हम लोग जो है फ्रांस की क्रांति के समय की भी चर्चा कर चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय में किस तरह से जो है औरतों ने शुरू में भले ही जो है संघर्ष में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब जन संसद बनती है तो जन संसद में औरतों की जो है कोई भी भागीदारी नहीं रहने दी जाती है। उनको केवल दूर से खड़े होकर के सुनने का ही अवसर मिलता है। मुझे बर्ट्रैंड रसेल याद आते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने जो है अपनी बुक मैथमेटिका में एक जगह जिक्र किया है कि जब वो अपने टीनेज में थे तो किसी महिला के पैर के अंगूठे भी दिख जाते थे तो उनके पूरे बदन में जो है सुरसुरी चढ़ जाती थी। ये एक तरह की नहीं कहते सेंसेशन आ जाती थी। लेकिन बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि जब मैं 40 की अपनी उम्र 40s में पहुंचा तो उसके बाद जो है ज्यादातर महिलाएं जो है घुटने के ऊपर जो है कपड़े पहनती थी और कोई सेंसेशन नहीं होता था हमको। ये बर्ट्रैंड रसेल इस तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह से जो है उस जमाने में भी औरतों को जो है पूरी तरह से लाद करके कपड़ों के पीछे जो है छिपा करके रखने की कोशिश की जाती थी। और जितना ज्यादा आप कपड़ा पहना देंगे उतना ही ज्यादा उनकी मूवमेंट पर आप रोक लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा पहन करके बहुत तेजी से फ्रिक्वेंटली, और वो भी उस जमाने में जब हैवी मशीन्स के साथ काम किया जाता था तो हैवी मशीन के सामने काम करते समय इन कपड़ों के जो है मशीन में फंस जाने की भी संभावना होती थी। तो इस तरह से जो है बहुत सारी संभावना थी जिसके जरिए कि औरतों को जो है लगातार पीछे ढकेला गया। बाद में जो है जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उनके लिए औरतें केवल उपभोग की चीजें रह गईं। बाद में जो है हिंदू समाज भी जो था या भारत में भी यहाँ पर भी धीरे धीरे औरतों का हक मारे जाने लगा था। वैदिक काल में, वैदिक काल के ही जो आखिरी खंड है वहां से ही जो है औरतों को जो है नेतृत्व में धकेलने की कोशिश की गई है। मुसलमानों को भारत में पर्दा प्रथा का दोषी नहीं माना जा सकता है, मैं या मुस्लिम आक्रमणकारियों को नहीं माना जाना चाहिए, मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं। तो इनका ये कहना था कि जब भी पुरुष हावी समाज था तो पुरुष के द्वारा जो है हावी जो समाज रहा है
वह किस तरह से सोच रहा था। पुरुष हावी समाज केवल पुरुषों का दृष्टिकोण सोचता था और उसने नैतिकता के जो मापदंड स्थापित किए वह केवल पुरुषों के हिसाब से किए। तो नारीवादी जो आंदोलन हुए, नारीवादी जो सिद्धांत आए, उनमें सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या नैतिक तार्किकता का कोई विशिष्ट नारीवादी तरीका संभव है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिएगा तो यूपीएससी में भी जो है करीबन 2 सवाल जो है अब तक के पेपर में जो है इससे रिलेटेड आ चुके हैं कि नैतिक तार्किकता का कोई विशिष्ट नारीवादी तरीका है या यह सिर्फ पुरुषों की जो है बपौती बन करके रह गई है, जो न्याय के सार्वभौमिक, वस्तुपरक और अवैयक्तिक नीति शास्त्र से अलग हो। तो न्याय को जो है जब ये कहते हैं कि वस्तुपरक हो, वस्तुपरक का मतलब ये है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा न हो। दो चीज होती हैं, आप जो है सिद्धांत के तौर पर समझिएगा। एक को हम कहते हैं कि वस्तुपरक होना और एक को कहते हैं आत्मपरक होना। इसको आप कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ, इसको आप व्यक्तिपरक भी बोल सकते हैं। व्यक्तिपरक, ठीक है। और इसको जो है आप व्यक्तिनिष्ठ भी बोल सकते हैं। मैं शायद पहले भी क्लास में इसकी चर्चा कर चुका हूं। और इसको जो है आप आत्मनिष्ठ भी बोल सकते हैं। तो ये व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों ही कैटेगरीज में आप इसको जो है लेकर के देख सकते हैं। आई थिंक समवन इज वेटिंग टू ज्वाइन, लेट मी चेक। ओके, वी हैड डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। तो ये यही करें। अब इसी पर जरा मैं ये चाहता हूं कि आप केवल जो है शब्द शब्द मत चलिएगा। शब्द शब्द चलने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप इस बात को पकड़ करके चलने की कोशिश करिए कि शब्दों के पीछे का दर्शन क्या है, नारीवादी चाहती क्या है। नारीवादी के जब दर्शन को देखेंगे तो नारीवादी कैसे बोलती है। नारीवादी ये कहती है कि नैतिक तार्किकता का कोई विशिष्ट नारीवादी तरीका है जो न्याय के सार्वभौमिक, सार्वभौमिक कहे जाने का क्या मतलब है अपर्णा, कैन यू टेल मी। सार्वभौमिक, जो सभी जगह लागू, हाँ, एक जैसा ही सभी जगहों पर लागू हो, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस छोर उस छोर, वह सभी जगह एक समान हो। सभी जगह, सभी देश काल में, सभी जगह सभी समय में, देश काल में एक समान प्रयुक्त हो, तो हम उसको यूनिवर्सल कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो सार्वभौमिक है हम उसको नहीं चाहते हैं, हम वस्तुपरक यानी कि जैसा है वैसा नहीं चाहते, और अवैयक्तिक यानी कि जिसका व्यक्ति की जो है संकल्पना, व्यक्ति की सोच से जो इसका महत्व नहीं रहता है, उसको अवैयक्तिक बोलते हैं। कहते हैं कि हम अवैयक्तिक नहीं चाहते हैं, हम शर्तिया और 100%। ऐश्वर्या, गुड इवनिंग सर। तो ये कहते हैं कि जो आज हम लोग नारीवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे का, तो ये इसी बात को कहते हैं कि नारीवादी सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं चाहती है, वस्तुपरक नहीं चाहती, अवैयक्तिक नहीं चाहती। अब मैं चाहता हूं कि जरा फिर से इतिहास के पन्नों में और पीछे जो क्लासेस हमने पढ़ा है वहां हम लौट करके चलें, जरा देखते हैं। अगर पीछे की स्थिति में जाकर के हम देखने की कोशिश करें तो जब प्राचीन पाश्चात्य दर्शन था, तो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन
यह इस चीज का जवाब देता था कि क्या होना चाहिए, और जब क्या होना चाहिए तो यह काफी हद तक वैयक्तिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लेटो से आप पूछिए कि हे प्लेटो, तुम न्याय से क्या समझते हो, तो वो कहते हैं प्लेटो कि प्रत्येक व्यक्ति, अब प्लेटो न्याय की जिम्मेदारी किसके ऊपर डालते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सद्गुणी होना होगा, और इनके सद्गुण आते कहां से, इनके सद्गुण वो हैं जो समाज में रहने के लायक बना हुआ है। न्याय, विवेक, साहस, संयम, यही तो चार है। तो प्लेटो इसको जो है व्यक्ति के ऊपर जोड़ देते हैं, यानी कि वो व्यक्ति से चाहते हैं कि तुम शरीफ रहो, तुम समझदार रहो, तुम सुधरे रहो। प्लेटो ऐसा चाहते हैं। लेकिन जब यही दर्शन की गंगा आगे बढ़ती है, तो जब आधुनिक दर्शन आता है, तो आधुनिक दर्शन यह जो है पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हो जाना चाहता है। यह कहता है कि व्यक्ति से नहीं, आप जिम्मेदारी समाज के ऊपर डालिए कि समाज कैसा है या कैसा होगा, यह समाज के ऊपर डालते हैं, और यह काफी हद तक वस्तुनिष्ठ है। लेकिन जब समीचीन दर्शन में आएंगे आप, तो समीचीन दर्शन एक बार फिर से वह वैयक्तिकता की ओर मुड़ता है। हालांकि यह पूरी तरह से पहले की तरह वैयक्तिक भी नहीं रहना चाहता, यह जो है बीच वाली की तरह वस्तुनिष्ठ भी नहीं रहना चाहता, लेकिन झुकाव इसका वैयक्तिकता की तरफ है। यह कहता है कि कोई भी चीज सार्वभौम नहीं हो सकती। आप सार्वभौम की तलाश मत करिए। यहां पर आप कांट को ले लीजिए, यहां पर आप डेकार्ट को ले लीजिए, यहां पर आप रूसो को ले लीजिए, यहां पर आप मार्क्स को ले लीजिए, यहां पर आप जो है विटगेन्स्टीन को ले लीजिए, यहां पर आप जो है हॉब्स को ले लीजिए। इनका दर्शन किधर जाता है? ये वस्तुनिष्ठ समाज। मिल्स को ले लीजिए, वस्तुनिष्ठता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये समीचीन दर्शन तक आते आते पहले के अनुभवों से ये सीख जाते हैं कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होना भी संभव नहीं है, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार सबकी सोच, सबकी सोचने की दिशा भिन्न होगी। अब यहीं पर आइए तो इस लाइन का मतलब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जब ये कहते हैं कि नैतिक तार्किकता का कोई विशिष्ट नारीवादी तरीका है क्या जो न्याय के सार्वभौमिक, वस्तुपरक और अवैयक्तिक नीति शास्त्र से अलग हो। अब देखिए रॉल्स कहां पर खड़े हैं? रॉल्स आधुनिक विचारधारा के अंतिम पावदान पर खड़े हैं, लेकिन जो नारीवाद है, नारीवादी दर्शन, ये काफी समीचीन है। नारीवादी सिद्धांत क्या है? समीचीन आप लिख सकते हैं, इसको आप अर्वाचीन लिख सकते हैं, और इंग्लिश में आप इसको क्या लिखेंगे? कंटम्परेरी। तो ये नारीवादी कहती हैं कि न्याय के एक ऐसे सिद्धांत पर चलते हैं जो सार्वभौमिक, वस्तुपरक और अवैयक्तिक न हो। यानी कि ये चाहती हैं कि न्याय का एक ऐसा चश्मा विकसित किया जाए जो नारी के हृदय से, जो नारी के मस्तिष्क से देखा गया हो। इसलिए इनके अपने नारीवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था कि सार्वभौमिक, वस्तुपरक और अवैयक्तिक नीति शास्त्र ना हो। क्या यह बात क्लियर है पूरी तरीके से? किसी को कोई दिक्कत? अब महत्वपूर्ण बात यहां पर जो है कहां पर आएगा, लोचा कहां पर लेगा? यहीं पर आप समझने की कोशिश करिएगा। कि
मुख्य धारा के राजनीतिक सिद्धांत में न्याय के नीति शास्त्र पर ही जो है ज्यादा जोर दिया गया है, यानी कि न्याय को कैसा होना चाहिए इस पर देना जाए। अब केराल गिल्गिन को ले लीजिए। केराल गिल्गिन क्या कहना चाहती हैं, ये गिल्गिन जो है क्या कहना चाहती है, ये कहती है कि दो अलग अलग तरह के नीति शास्त्र हैं जो अलग अलग तरह की वैयक्तिकता को जोड़ती हैं या व्यक्तिपरकता को जोड़ती हैं। ये दो तरह की व्यक्तिपरकता क्या है? व्यक्तिपरकता मतलब कि व्यक्ति की तरफ से जो सोच है, इंडिविजुअल की तरफ से। एक है अमूर्त व्यक्ति, जैसा कि रॉल्स के सिद्धांत में है। और दूसरा जो है वह कैसा है? दूसरा जो है वह आत्म से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड सेल्फ। यह गिल्गिन और दूसरी नारीवादियों की रचनाओं में सामने आता है। तो अमूर्त व्यक्ति का सिद्धांत क्या है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया है। और दूसरा ये कहते हैं कि आत्म, कनेक्टेड सेल्फ है, यह गिल्गिन और दूसरी नारीवादियों की रचनाओं में सामने आता है। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इनसे मुखातिब होइए, ठीक है। ये कैरोल गिल्गिन है। ये इन्होंने जो है इंग्लिश में जो है पहले इन्होंने बैचलर्स डिग्री ली, फिर मास्टर्स इन्होंने जो है साइकोलॉजी में की, फिर इन्होंने पीएचडी किया सोशल साइकोलॉजी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और फिर वहीं पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही जो है टीचिंग शुरू कर दी। करीबन 41 साल की उम्र में 1986 तक आते आते गिवन टेन्योर एट हार्वर्ड एज द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद जो है इनको जो है ग्रॉमेयर अवार्ड से जो है नवाजा गया, एजुकेशन के प्रति जो दिया जाता है। और आज भी जिंदा है। तो ये मैं चाहता हूं कि ऐसे दार्शनिकों के बारे में आप लोग जानते रहिए, इन विचारधाराओं के बारे में। तो इसलिए आप लोग से चाहता हूं कि मैं मुलाकात होती रहे। ये जो आत्म है यह महिलाओं और पुरुषों में अभिव्यक्त होती है, पुरुषों में पुरुषत्व के रूप में और महिलाओं में नारीत्व के रूप में। गिल्गिन और अन्य जो नारीवादी हैं उनका तर्क है कि महिलाओं की नैतिकता की विशिष्टता यह है कि यह देखभाल, पालन पोषण, प्यार, मूल्य और इन सब से बढ़कर के शांति को महत्व देती है। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो क्या आप लोगों को वास्तव में ये लगता है कि नारी जो है वह देखभाल, पालन पोषण, प्यार, मूल्य पुरुषों के मुकाबले ये ज्यादा इसके अर्थ को समझती हैं, ज्यादा तवज्जो देती हैं? आपको ऐसा लगता है? आप लोग आवाज के जरिए कनेक्ट करिए, थोड़ा विस्तार से बताइए इस पर आप लोग। यस सर। अच्छा, आपको यस ऐसा सर। लगता है, ठीक है। यस। तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर जो है आप इस सिद्धांत से पूरी तरह से जो है सहमत होती हैं तो कहीं ना कहीं ये नारी को फिर से घर में ही कैद करने के लिए फिर तो ये हो जाएगा कि घर चलाने के लिए और बच्चा पालने के लिए वो ज्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं जो पुराना नो सर। हाँ सर, जो देखभाल है, प्यार, मूल्य, शांति मूल्य, इसका तो राजनीति में, समाज में हर जगह यूज कर सकते हैं सर। लेकिन घर चलाने के लिए इसका सबसे बेहतर प्रयोग कहाँ होना चाहिए? क्योंकि पहले घर ही सुधरे तभी आगे बढ़ाना चाहिए। और क्या जो है हम ये नहीं मानते हैं कि ज्यादातर लड़कियां जो है आज की तारीख में जो है वो प्यार मोहब्बत करके जो है, या बहुत सारी लड़कियां, ज्यादातर नहीं, बहुत सारी लड़कियां प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसा करके फिर झूठा मुकदमा ठोक दे रही हैं और घर बर्बाद कर दे रही हैं? क्या इसके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हमारे पास?
सर आप भी इस पूर्वाग्रह के शिकार हो गए? क्या हो गए? पूर्वाग्रह की कहाँ से मतलब आप पेड़ मिल गई सर? मैं पूर्वाग्रह का शिकार नहीं हूँ। टीएस तुलसी, सर मुझे ऐसा टीएस ठाकुर एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस उन्होंने ये कहा था कि घरेलू हिंसा के 85% यस केस जो है फर्जी हैं। आप सर इसका लेकिन उल्टा, सर यही है ना कि हम लोगों को आप इसका उल्टा आंकड़ा सर दीजिए। ये उनके विचार हो सकते हैं देखिए वो सर, संवैधानिक पद, जरूरी नहीं है सर हर चीज के वो आप विचार नहीं है, वो आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये आंकड़ा होता है, आंकड़ों पर बात हो रही है। सर ये तो कानून का दुरुपयोग हुआ सर। तो कौन? सर हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें संख्या कितनी है तो औरतों में अच्छाई की संख्या ज्यादा होती है। 80% केस फर्जी हैं। तो सर कंप्लेन करने वाले की भी संख्या तो कम है ना सर, और यस ज्यादातर सर ज्यादातर कंप्लेन वही करता है जो जो फ्रॉड, मतलब जो जिसको सही में जरूरत है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है सर। तो मतलब हम ये मान लें कि कोर्ट में कोई महिला केस लेकर के जा रही है तो पहले से हम एक अजम्पशन ले लें कि वो फ्रॉड ही होगी। नहीं सर, लेकिन ज्यादा केसेस ऐसी होती है जिन महिलाओं को जरूरत होती है हेल्प की, वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। राइट। आपको पता है कि दुनिया में रेप विक्टिम्स के मामले में सबसे ज्यादा जो है शिकायत कौन से देश में दर्ज होती है? शायद सर भारत में। हाँ, और लेकिन केसेस भी भारत में ज्यादा होती है, और उतनी केसेस दर्ज नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। हाँ, दर्ज केसेस का रेशियो भी भारत में सबसे ज्यादा है, यस सर। और उसके अलावा कन्विक्शन रेट भी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत में जो 25% के आसपास है। बाकी अगर यूरोप के किसी देश में और अमेरिका में देख लीजिए तो ये 15% भी नहीं है। एक्चुअली में मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो रहा हूं। मुझे ये लगता है कि ये कह देना कि पुरुषों में एक तरह के गुण होते हैं और महिलाओं में दूसरे तरह के गुण होते हैं, यह उसी बात को स्थापित कर देने की कोशिश है जिसके आधार पर उनके साथ आज तक जो है दुर्व्यवहार होता है। यस सर, आई एग्री। पुरुष भी तो ऐसे होते हैं जो बहुत दयालु होते हैं, जी सर, पालन पोषण करने में अच्छे होते हैं, जी सर, और इनकी भी संख्या कम नहीं है। यस सर, लेकिन समाज में जहां पर क्लियर कट महिलाओं को जबरदस्ती दरवाजे के पीछे धकेल दिया गया है, तो वो पालन पोषण और ये जो देखभाल है वो मजबूरी भी तो हो सकती है ना, उनको चॉइस नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। यस सर, और बहुत सारे, अगर आज की तारीख में देखें तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो कि वर्किंग हैं, और मैं मेट्रोज में काफी लंबा से रह रहा हूँ, इवन कि वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया दैट इज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, पूना, मुंबई, आई हैव बीन एवरीवेयर, एंड मुझे मैंने क्या देखा कि दे डोंट वांट टू मैरी नाउ, a good number of women along with the men, they don't want to marry, they don't want to conceive, they don't want to get pregnant, और यहाँ तक कि जो है अगर कपल भी है, लड़का लड़की भी है, शादीशुदा भी है, so either they don't want to have a baby or they want only one child. And why they want one child only? Because कि महिला को जो है अपने करियर के साथ समझौता नहीं करना है। यस सर, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है गिरिजन और अन्य नारीवादी, देखिए होता क्या है कि अपर्णा ने मुझ पर तुरंत आरोप लगाया कि सर आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। पर पूर्वाग्रह से ग्रसित कौन है? हम नारी
जी। यस सर, अपर्णा, यस सर। दैट्स गुड। तो ये मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन आप लोग करते रहो। रियली मिसिंग श्वेता एंड पुनीत भगवान उनको जो है मुसीबत से बाहर निकालें। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हो गया हूँ अब। तो अगर जो है हम इस तरह से देखें तो ये देखभाल, पालन पोषण, प्यार, मूल्य, ये गिलगन और अन्य नारीवादी तर्क देते हैं। और इसकी व्याख्या जो है वह परवाह पर आधारित नीति शास्त्र, ये शब्द देखिएगा, ये कल को हो सकता है कि आपका जो है मेंस में अटक जाए। इस बार का पेपर तो चूंकि ज्यादा चर्चा का विषय बन गया मेंस का, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो परवाह पर आधारित नीति शास्त्र क्या है? इज दैट क्लियर? दूसरी ओर अगर कहें तो पक्षपातहीन वस्तुपरक और सार्वभौमिक रूपरेखा का वर्णन न्याय के पुरुषवादी नीति शास्त्र के रूप में किया जाता है। सर परवाह पे आधारित नहीं समझ में आया। परवाह परक नीति शास्त्र का मतलब ये है कि जहां पर हम नैतिक मूल्यों के रूप में देखभाल, प्यार, पालन पोषण, इसको जो है हम तवज्जो देते हैं, हम इसे नैतिक मूल्य के रूप में ज्यादा जो है प्रधानता देते हैं, उसे परवाह पर आधारित नीति शास्त्र बोलते हैं। अमूर्त व्यक्ति का मतलब निकटता। अमूर्त व्यक्ति का मतलब ये है कि आपने चूंकि शुरू से क्लास नहीं की है तो यू आर मिसिंग द पॉइंट। अमूर्त व्यक्ति, आई थिंक अपर्णा शुड आंसर इट। सर इसमें को एक अणु के रूप में माना जाता है, समाज से अलग? नहीं, जॉन रॉल्स वो जो मूल व्यक्ति की कल्पना करते हैं, मूल सर, जो वह अमूर्त व्यक्ति है। अमूर्त व्यक्ति उसको इसलिए बोला गया क्योंकि वह किसी भी जो है गुण से या किसी भी तरह के जो है सामाजिक पहचान उसके साथ अज्ञान के पर्दे में है ना। निकिता इज यस सर। निकिता ओके। तो ये परवाह पर आधारित नीति शास्त्र के रूप में है। और दूसरी ओर जो ये पक्षपातहीन वस्तुपरक और सार्वभौमिक रूपरेखा का वर्णन किया गया है न्याय के लिए, यह पुरुषवादी नीति शास्त्र के रूप में किया गया है। अब यहीं पर बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है नेल नॉर्डिंग्स का। नॉर्डिंग्स क्या मानती हैं कि ये जो दो तरह का जो है नीति शास्त्र है, एक परवाह पर आधारित नीति शास्त्र और दूसरा जो है ये जो पुरुषवादी नीति शास्त्र है, इसके लिए वो अब्राहम और सीरेस को जो है उदाहरण के रूप में लेती हैं। अब्राहम और सीरेस को उदाहरण के रूप में ये क्यों लेती हैं? एक्चुअली में अब्राहम और सीरेस जो हैं, ये दोनों ही जो है ये आपके बाइबल की कथाओं से लिए गए हैं। अब्राहम को तो मूल पिता माना गया है, जो सबके लिए जो है त्याग और बलिदान की भावना से भरे हुए हैं। वहीं पर सीरेस जो है वह उर्वरता की देवी हैं, और इनकी कल्पना आप ठीक वैसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में एक मातृ देवी मिली है, और ये वहीं की कथा से लिए गए हैं। जबकि सीरेस उर्वरता की देवी होते हुए भी त्याग की भावना से भरी हुई नहीं है। इस कहानी को आप ऐसे समझिएगा। अब्राहम तटस्थ, सार्वभौमिक और तार्किक सिद्धांतों की खातिर अपने बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया, और जबकि सीरेस वह बच्चे की खातिर किसी भी सिद्धांत की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। यानी कि सीरेस के लिए जो है, सीरेस देवी है, औरत है, और अब्राहम पुरुष है। तो पुरुष जो है वह तटस्थ, सार्वभौमिक और तार्किक बन रहा है, जिसे कि ऊपर पुरुषवादी नीति शास्त्र कहा गया। और सीरेस क्या है? सीरेस के लिए विशिष्टता, प्यार और व्यक्तिपरकता।
ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं चाहता हूं कि इनकी कहानी आप लोग पढ़िएगा, नेट पर मिलेगा। नॉर्डिक्स के अनुसार न्याय और देखभाल या परवाह में यहां पर बुनियादी अंतर है। निश्चित रूप से बहुत सी नारीवादी, ये जो दो तरह के नीति शास्त्र का अलगाव पैदा किया गया है, वो उससे सहमत होती हुई नहीं दिखाई देंगी, इसको वो मना करेंगी। कैथरीन मैकिनॉन और जॉन टोरंटो, ये दो जो है नाम इसमें जो है प्रमुख है। और इन्होंने नारीवादियों की इस तरह के नीति शास्त्रीय विभाजन को इन्होंने मना किया, और इनका मानना है कि इस तरह के विभाजन से महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं के बारे में पहले से जो सेक्सिस्ट या लैंगिकवादी स्टीरियोटाइप धारणा बना करके रखी गई है, जो पूर्वाग्रह बना करके रखी गई है, हम उस पूर्वाग्रह को ही मजबूत कर रहे हैं। अब कैथरीन मैकिनॉन और जॉन टोरंटो, क्या ये पूरा का पूरा जो है विश्लेषण, वो जो 2 मिनट की बहस हुई थी श्वेता और अपर्णा आप दोनों लोग के साथ, क्या उस बहस से ये पूरी की पूरी बात आपको ज्यादा बेहतर से पकड़ में आ रही है? ये ज्यादा क्लियरिटी आपको दे रही है? निकिता, व्हाट्स अबाउट यू? आखिर कोई भी यह नहीं मानना चाहेगा कि पुरुष प्यार या पालन पोषण करने में असमर्थ है। इस तरह यह नहीं माना जा सकता है कि महिला में तार्किक, सार्वभौमिक और वस्तुपरक सोच विचार करने की क्षमता नहीं होती है। नारीवादियों का यह तर्क है कि भले ही आज इस द्विविभाजन का कोई मतलब हो, लेकिन हमेशा यह स्थिति नहीं थी। अब आप बताइए कि यहां पर जो ये तर्क कहने की कोशिश कर रही है नारीवादी, जो इस आखिरी लाइन में आ रही है, यहां पर वो एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रही हैं कि ये स्थिति नहीं थी, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अपर्णा, निकिता, श्वेता। सर शायद वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि अभी बांट दिया गया है कामों को, लेकिन जो प्रारंभिक स्थिति होगी, जब काम डिसाइड नहीं होगा या फिर जनजाति वो आदिवासी वाला होगा, तब तो ये शायद ना हो। काम से ज्यादा जो है वो उन गुणों के बारे में बात कर रही हैं जो महिलाओं के साथ अटैच किया जाता है और पुरुषों के साथ अटैच किया जाता है। प्यार, मोहब्बत वाला गुण जो है वो महिलाओं में है और पुरुषों में ज्यादा तार्किकता, वस्तुनिष्ठता आदि है। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। दरअसल ये जो अंतर आज की तारीख में पैदा की गई है, यह अंतर 18वीं सदी के बाद के यूरोप में हुए बहुत से बदलावों का नतीजा है। इनका मानना है कि इस तरह का द्विविभाजन, ये मैं द्विविभाजन ऊपर से उठा लूं क्योंकि ये नोट्स आप लोग के साथ शेयर भी करने हैं मुझे। ये जितने भी नोट्स हैं, निकिता और क्या नाम है, श्वेता, ये सारे जो है वो PSIR करके एक अलग ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में ही रोज लिंक और ये जो जरूरी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब शेयर किए जाते हैं। तो इनका कहना है कि इस तरह का द्विविभाजन चिंता का विषय है, क्योंकि यह पुरुष और महिला दोनों को जो है बांटता है।
क्योंकि महिलाओं का आपसी जुड़ाव और पुरुषों की स्वायत्तता, ये दोनों ही मोटे तौर पर दोनों ही मोटे तौर पर असमान संदर्भ की उपज हैं। इसके कारण आत्म के बहुत अलग अलग और असमान अर्थ सामने आते चले जाते हैं। ठीक है ना? निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि आपसी जुड़ाव की भावना को महत्व दिए जाने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही साथ स्वायत्तता, ये स्वायत्तता और आत्म को अब यहां पर स्वायत्त और आत्म दो अलग अलग चीजें कैसे हैं, ये भी शायद मन में प्रश्न उठ रहा हो। एक्चुअली में स्वायत्त जो है पुरुषों का और आत्म महिलाओं का, तो इन दोनों को कह रहे हैं कि स्वायत्त आत्म से जोड़ने की जरूरत है। जरा आप लोग लिखना चाहेंगे, ये किसी वजह से जो है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में लाने पर जो है गड़बड़ हो गया है। जरा आप लोग लिखिए। और कहते हैं कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि इन्हें एक दूसरे के विरुद्ध रखा जाए। आगे जरा लिखिएगा। अधिकांश नारीवादी इन दोनों नीति शास्त्रों के बीच समन्वय करने पर बल देती हैं। अधिकांश नारीवादी इन दोनों नीति शास्त्रों के बीच समन्वय करने पर बल देती हैं। अगर याद हो तो शुरुआत में हम लोगों ने जो है ओकिन के तर्कों की भी विवेचना की थी, तो वहीं से जरा लेते हैं कि वर्तमान दौर में, आगे लिखिएगा, वर्तमान दौर में अधिकांश नारीवादियों का तर्क है कि वर्तमान दौर में अधिकांश नारीवादियों का तर्क है कि, लिख रहे हैं आप लोग, कि देखभाल या परवाह के नीति शास्त्र, कि देखभाल या परवाह के नीति शास्त्र को प्रभावी बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि इसे न्याय की कसौटी पर कसा जाए, या इसे न्याय के किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित किया जाए। इन नारीवादियों का मानना है कि
इन नारीवादियों का मानना है कि देखभाल और न्याय एक दूसरे के अनुपूरक हैं, कि देखभाल और न्याय एक दूसरे के अनुपूरक हैं। एक दार्शनिक हैं, जरा इनका नाम लिखिएगा, सेला बेन हबीब सेला बेन हबीब जैसे नारीवादियों का यह तर्क है कि न्याय के नारीवादी सिद्धांत को एक निश्चित रूपरेखा के भीतर काम करना चाहिए। एक निश्चित रूपरेखा के भीतर काम करना चाहिए। तो अब यहां से ये आकर के कह देती हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बिल्कुल पुरुषवादी सोच ने जो गड़बड़ी पैदा की थी, वही बिल्कुल से जो है एक्सट्रीम में जाकर के नारीवादी सोच की गड़बड़ी पैदा नहीं कर देनी चाहिए। इसमें इस बात को मान्यता देनी चाहिए कि जब भी हम अन्य का सामान्यीकरण करते हैं, जैसे लोगों के बारे में विचार करने का तार्किक, अवैयक्तिक, वस्तुपरक, सार्वभौम तरीका आदि, अवैयक्तिक, वस्तुपरक, सार्वभौम तरीका आदि। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस अन्य का एक विशिष्ट अन्य भी है।
एक विशिष्ट अन्य भी है, उसको ब्रैकेट में करिएगा, आगे आगे ब्रैकेट में लिखिएगा, लोगों के बारे में सोचने का, लोगों के बारे में सोचने का व्यक्तिपरक विशिष्ट तरीका। अब यहां पर क्या करें, एक्चुअली में दो तरह के तरीके हैं और इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। एक था लोगों के बारे में, मैं इसको जो है ब्लू से लिख देता हूं, लोगों के बारे में सोचने का तार्किक, वैयक्तिक, वस्तुपरक। आप लोग यहां के बाद लिखना बंद कर दीजिएगा, अब आप समझिए इसको, मैं समझा रहा हूं। वैयक्तिक, वस्तुपरक, सार्वभौमिक तरीका। ये दो जो है तरीके हैं। तो ये कहते हैं कि पहले जो है, अच्छा इसमें जो ब्लू कलर है इसको मान लीजिए पुरुषवादी, और ये जो है आपका कुछ कुछ जो है रेड कलर है इसको आप मान लीजिए कि नारीवादी। तो कहते हैं कि जब ये लोग सोचते हैं तो इस अन्य के बारे में, इस दूसरे के बारे में नहीं सोचते, और जब ये लोग सोचती हैं जैसे गिलिगन आदि नॉर्डिक्स सोचती हैं, तो वह दूसरे के बारे में, इस वाले के बारे में नहीं सोचती। तो इस वालों को सोचते समय ये समझना चाहिए कि ये भी है, और इनको सोचते समय ये समझना चाहिए, जैसा कि सेला बेन हबीब कहती हैं, कि एक निश्चित रूपरेखा के भीतर रही है, यानी कि आपको ये सोचते समय इनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में समन्वय बनाइए। तो नारीवादी क्या सोचते थे, कहाँ गलती की और कहाँ पर आकर के जो है कंक्लूड कर लेना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो इस पूरे लेख में आपको पूरा मिल जाता है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? क्लियर है? जरा लिखिए कुछ विशिष्ट अवधारणा। सर सेला की बात समझ में नहीं आ रही सर। सेला बेन हबीब कह रही हैं कि जैसे सेला बेन हबीब के पहले जो लोग सोचते थे, चाहे वो जो है आपके ये गिलिगन हैं या फिर जो है नॉर्डिक्स हैं, तो ये इन लोग गड़बड़ी कहाँ कर रही हैं। ये लोग पूरा दर्शन को सिर्फ एक ही आधार पर लेकर के चल रही हैं। जैसे कि शुरुआत में ही आप लोगों ने देखा कि नारीवादी विचारक यह सोचने की कोशिश कर रही हैं कि क्या जो है व्यक्तिपरक न्याय की अवधारणा हो सकती है। तो सेला बेन हबीब ये कहती हैं कि जब न्याय की इस तरह की अवधारणा पर आप बात करते हैं तो आप संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। आपको ये मानना चाहिए कि पुरुषवादियों ने जो गैप छोड़ा था उस गैप को आप फिल कर सकती हैं, लेकिन ये कहना कि आप ही का जो है ये जो सोचने का विशिष्ट व्यक्तिपरक तरीका है ये संपूर्ण तरीका है, तो फिर आप वही गलती कर रही हैं जो पहले वाले कर रहे थे। ये जो विशिष्ट व्यक्तिपरक तरीका है यह एक निश्चित दायरे में है, यह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये कहो कि दो हेमिस्फीयर हैं। एक हेमिस्फीयर में
आपका विशिष्ट व्यक्तिपरक तरीका है और दूसरे में जो है वस्तुपरक तरीका है। ये वैयक्तिक नहीं अवैयक्तिक होना चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये दो हेमिस्फीयर हैं, तो पहला हेमिस्फीयर अपने दायरे में रहेगा, दूसरा अपने दायरे में रहेगा, और जब दोनों मिलेंगे तभी पूरा गोला बनेगा। यही समन्वय की बात है। यस सर। आगे जरा देखिए, कुछ विशिष्ट अवधारणाएं हेडिंग बनाई गए। इसमें पहले लिखिएगा कि उदारवादी दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि कोई भी सामाजिक या सामुदायिक व्यवहार इतना प्रभावशील नहीं होता है। उदारवादी दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि कोई भी सामाजिक या सामुदायिक व्यवहार इतना प्रभावशील नहीं होता है कि व्यक्ति उसका मूल्यांकन करके उससे खुद अलग ना हो सके। ठीक है ना। तो इतना ही करते हैं। इस चैप्टर को जो है हम यहाँ पर जितने हमने अवधारणाएं पढ़ी हैं उसको जो है रोक देते हैं, जरा आगे लेते हैं। जो मैंने प्रश्न दिया था उस प्रश्न का उत्तर आप में से कितने लोगों ने लिखा है? क्या प्रश्न देखा था आप लोगों ने? न्याय के परंपरागत और आधुनिक अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट करें, ये आप लोगों ने देखा था? एनीवन? अरे कुछ तो बोलो यारो। मैं इसको हटा देता हूं। सर पेपर 2 है, पेपर 1 है। तो मैं आंसर डायरेक्टली मैं करा दूं। मैंने जो है 3 सवाल दिए थे। पहला दिया था कि न्याय के परंपरागत और आधुनिक अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट करें। ये जो PSIR वाला ग्रुप है उतना ही है। श्वेता, ये दूसरा टॉपिक मैंने लिया है अभी, ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया है। पहला टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत कौन से हैं उसको क्लियर किया था, और दूसरा ये जो है न्याय किया है। न्याय भी पूरा नहीं किया है। इससे 15-20 सवाल जो है मैं लिखवाऊंगा। दूसरा है कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत में न्याय की अवधारणा क्या है, यह स्वतंत्रता और समानता से कैसे संबंधित है। और तीसरा है कि न्याय के ग्रीक तो मैं आज इसका आंसर दूं या ना दूं, मैं ये पूछ रहा हूं। आज रहने दो इसका आंसर देने के लिए कि न्याय के ग्रीक और राल्स के अवधारणाओं पर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये 1994 और 2020 के जो है पेपर से आए। आज छोड़ दें इसको भी। सर इसमें उपयोगितावाद वाला ही आ जाएगा?
ग्रीक वाले में? ग्रीक में उपयोगितावाद कब का है? मिल्स का है, और मिल्स के समय में ग्रीक तो खत्म फिर हो चुका था। इसमें अरस्तु, प्लेटो प्लेटो अरस्तु, प्लेटो प्लेटो अरस्तु। अरस्तु। आप चाहे तो सॉक्रेटिस को शामिल कर लीजिए। यस यस लिखना चाहोगे या मैं सीधे शुरू कर दूं? सर, लिख लेंगे सिर्फ, उसके बाद आप कर दीजिएगा। ठीक है। श्वेता, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर मैं तो अभी नहीं पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है अभी सर। ओके, मैं क्या सारे सवाल न्याय वाले एक बार बता दें? बता दीजिए। नहीं, जितने सवाल हैं वो सारे सवाल मैं आपको दे दूं, ग्रुप पे सेंड कर दूं? यस सर, जो टॉपिक हो गया एक बार फिर से बता दीजिए, मैं उसको लिख के फिर कवर कर लूंगी। तो बेटा वो तो बताने में बहुत लंबा चौड़ा जाएगा ना। नहीं सर, वो उसका टॉपिक का सिर्फ नाम बता दीजिए। राजनीतिक सिद्धांत और न्याय की अवधारणा, जी 2 टॉपिक हुए हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके जितने सवाल हैं वो सारे सवाल जो है हम लोग परसों डिस्कस कर लें। कल तक मैं आप लोग को जो है लिखने का टाइम दे दूं। मैं करीबन 10-15 सवाल दूंगा। जी सर। अपर्णा, व्हाट इज योर? तो चलो यही कर लेते हैं। निकिता, थोड़ा सा समय जो है लो, पुराने जो है देखो, YouTube चैनल पर जाओगे अगर मेरे, तो पुराने क्लासेस कुछ पड़े हुए हैं। कुछ क्लासेस मैं डालता हूँ, बाकी क्लासेस छोड़ देता हूँ। एज ये पेड जो है कोर्स मैंने बनाया हुआ है, और अब जितने भी कोर्सेज हम लोग लेंगे वो पेड ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये लगता है कि जितनी कोचिंग्स हैं, चाहे इंक्लूडिंग अन अकेडमी हो या कोई भी और कोचिंग हो, तो वो समय इतना कम देती हैं कि सिलेबस को पूरी तरह से उठाया नहीं जा सकता है। और मैं क्या, कोई भी टीचर अगर पढ़ाएगा तो वह केवल औपचारिकताएं निभा रहा है। अगर इस बार जीएस पेपर 2 देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा किसी भी टीचर ने जो है क्लास ऐसी ली होगी जिसमें 2 से 3 जो है उनके टॉपिक फंस गए हों। तो और मेरे ज़्यादा क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि मैंने लगभग उतनी चर्चा की है जो मैं लगातार क्लास में बात करता रहता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर हिंदी मीडियम से मुझको रिजल्ट देना है, तो वो जो व्यापक दृष्टिकोण में लेकर के चलता हूँ वो करना। श्वेता, कुछ कहना चाह रहा हूँ? यस सर, बात करने से, टॉपिक पे बात करने से उस टॉपिक के बारे में पकड़ अच्छे से बनती है और अच्छे से लिख भी पाते हैं। मेरे को लगता है कि अगर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन देना है तो आईएएस मार्गदर्शक को पूरी तरह से आना पड़ेगा सामने। तो अच्छा, ये भी चीज़ है कि फ्री की क्लासेस का कोई वैल्यू नहीं करता है, वो लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। तो आपको आईएएस बनना भी है, बादशाहों की ज़िंदगी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जो है पेड क्लासेस के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अब परसों जो है मैं अगला टॉपिक शुरू करूँगा, और कल मैं आप लोग को आंसर राइटिंग का पूरा मौका दे रहा हूँ। जितने आंसर होंगे, मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रहा हूँ बेटा कि स्वतंत्रता कर लें। दैट विल बी गुड। तो स्वतंत्रता से शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। थिंकर करने में फिर ये होगा कि आधा मैं इधर से करूं और आधा उधर से करूं, तो मैं इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा, है ना? तो थिंकर तुमने जो है पहले कर रखा है, तो मेरे हिसाब से इसी को लेकर के चला। अब ये चल रहा है तो इसको खत्म होने दें। तुम्हें जो लगता है कि थिंकर पढ़ करके इधर उतरेंगे तो फायदा होगा, वो होता दोनों साइड से वही है। फिर वहां पर कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए लंबा खींचना पड़ेगा मुझको। कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो थिंकर आसानी से समझ में आएंगे, को रिलेट कर सकोगे लोगों को आपस में। तो कहीं किसी भी एक तरीके से तो जो है रगड़ाई तो होगी ही होगी, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। छोटी क्लास रही आज की, बट कल दोपहर 12 बजे फिर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट होगा भारतीय संविधान और ब्रिटिश संविधान की तुलना।
तो उस टॉपिक को लेकर के हम लोग मिलेंगे। ओके, और आज के जो है PDF पूरा मैं दे दूंगा। सो टेक केयर, बाय बाय।